गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ अपरिहार्य कारणों से ये अंतराल बढ़ा है। खैर, अब जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था 10वीं कक्षा के लिए, क्लास 10 के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल केमिस्ट्री की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देख रहे थे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत सारी बात कर भी चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया भी जा चुका है। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री, पीरियोडिसिटी क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री पढ़ लिया था, उसकी नीड पढ़ लिया था, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया था, उसके डिमेरिट्स पढ़ लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, और कैसे ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप वाइज में मैंने बताया था डिफरेंट ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक्स में कैसे एलिमेंट्स को किस आधार पर बांटते हैं, और उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की थी मैंने। हालांकि ये टॉपिक्स जो हैं, ये चैप्टर्स जो है वो क्लास 11th में बड़े डिटेल में पढ़ना है। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक बेसिक बेस बनाना होता है, एक बैकग्राउंड तैयार करना होता है, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बिना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़े, बिना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के, बिना क्वांटम मैकेनिकल नॉलेज के इस चैप्टर को पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। और आप भी समझते, मैं भी समझ रहा हूँ कि 10th क्लास में क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं है, और हो भी नहीं सकता, अवेलेबल नहीं है आपका वो। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ जाए और एक आम बच्चा भी इसको समझ जाए। मैं उसी भाषा में, आपके लेवल में इसको कोशिश करूंगा आप तक मैक्सिमम कंसेप्ट्स को आप तक पहुंचाने का। तो आज का टॉपिक है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा कि जैसे हम एक ग्रुप की बात करते हैं, तो मैंने बताया भी था कि पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर सेम ग्रुप, जैसे ग्रुप 1 में कोई एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, एकदम आइडेंटिकल नहीं होगी, लेकिन सिमिलर होगी। तो ये जो पीरियोडिक, देखिए हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, हाइड्रोजन को तो अलग रखिए, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम। आखिर इनके एक सर्टेन, देखिए 2 और एटॉमिक नंबर 3 और यहाँ 11, 8 का डिफरेंस है, फिर 11 में 19, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर ये 18 का डिफरेंस है, फिर ये 18 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 32 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसके बाद प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है, सेम प्रॉपर्टीज अपीयर होते हैं, इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। मतलब अकरेंस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर इज पीरियोडिसिटी। तो ये पीरियोडिसिटी कैसे आती है, क्यों आती है, और किन किन प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होती है, हम अगर ये समझ लें तो एक आधा काम हम लोग कर चुके होंगे। केमिस्ट्री को समझना, उसके एलिमेंट्स को समझना, उसके प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज वही पीरियोडिसिटी हमारा टॉपिक है। हम एक सर्टेन इंटरवल के बाद, मैंने फिर से एक बार आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ इस बात को, कि एक ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। पीरियड में जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है। यहाँ सिमिलरिटी केवल ग्रुप के मेंबर्स में होती है। तो ग्रुप 3 में आइए, स्कैंडियम, इटरबियम और लेंथेनम, ये इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। टिटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ऐसे एक ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, हमें यह दिमाग में रख लेना है। और दूसरी बात कि इनके एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आती है, जिसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी होती है एटॉमिक साइज में, आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो हम इसको एक एक टॉपिक करके, बहुत लंबा वीडियो न करते हुए, हम एक एक टॉपिक में इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम पीरियोडिसिटी समझें। तो चलिए मैं आज आपको एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है और क्यों वेरी करता है, उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज का लेक्चर डिवोटेड है किसके लिए? आज का लेक्चर हमने दिया है केवल एटॉमिक साइज को। हम केवल एटॉमिक साइज के बारे में आज बात करेंगे, जो एलिमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टीज है, जो बाकी सारी के सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, और वो है एटॉमिक साइज।
तो हमें आज बात करनी है केवल और केवल एटॉमिक साइज के बारे में। तो चलिए हम पहले एटॉमिक साइज आपको समझा देते हैं, एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में आपको बता देते हैं, फिर हम पीरियोडिक टेबल पर वापस आएंगे कि कैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, हम ये बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं और एटॉमिक साइज में एक्सेप्शंस क्या है। पहले इनकी बात हम कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले उनकी बात करते हैं। तो देखिए, इसके टर्म से ही जाहिर है एटॉमिक साइज का मतलब एटम का साइज। तो एटम का साइज का क्या, एटम का एक क्लासिकल पिक्चर आपके दिमाग में है कि एटम जो है स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल होता है तो उसका एक सेंटर भी होगा और सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। तो किसी भी एटम का जो साइज होगा वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यह एक एटम है जो कि स्फेरिकल है तो इसके बीच में इसका सेंटर होगा और ये डिस्टेंस कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या इसको कहेंगे हम, यह एटॉमिक रेडियस हुआ। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो साइज को डिसाइड करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिसाइड्स द एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा है, तो उसका साइज भी बड़ा होगा। हमें ये मान के चलना है, मान के क्या चलना है, यही फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है या क्वांटम मैकेनिक्स कहता है क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो रेडियस होता है nth एनर्जी लेवल का वो होता है A0 इंटू n², जिसमें A0 का वैल्यू दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 52.9 पिकोमीटर और ये n जो हुआ वो सेल नंबर हुआ। तो आप समझ ही रहे होंगे कि यह न्यूक्लियस है। एटम का जो पिक्चर है, क्लासिकल पिक्चर, उसमें न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सेल होते हैं और उन सेल का यही सेल अगर बाहर का डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस उससे थोड़ा बड़ा है, ये डिस्टेंस सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा इसका रेडियस बड़ा होगा और साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो यह एटॉमिक साइज हुआ, इसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को हम डायरेक्टली किससे कोरिलेट करके देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस से। तो हमें अभी बात करनी है एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस का मतलब हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड द सर्कमफेरेंस, इट मीन्स द आउटर मोस्ट सेल। तो एटॉमिक रेडियस का हम मीनिंग समझ लें। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग समझ लें कि डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो सेंटर का मतलब हुआ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, उनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि लॉन्गर इज एटॉमिक रेडियस, लॉन्गर इज द एटॉमिक रेडियस, बिगर इज द एटम। जितना एटॉमिक रेडियस लंबा होगा एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा। हम ये समझ लें, ये अपने दिमाग में बैठा लें। अब एटॉमिक रेडियस जो होता है, किसी एक एटम का रेडियस एब्सोल्युटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का रिस्ट्रिक्शन है। कहता है जैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सर्टेन सेल, सर्टेन पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगी और वहाँ कहता है कि ओनली वी कैन एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम।
and the region where there is a maximum probability of finding the electron is known as atomic orbitals। तो वहाँ ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आता है और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना इनफाइनाइट तक होती है। इसलिए हम एटम के रेडियस को 100% डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एटॉमिक रेडियस जो हुआ वो हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जैसे आयोनिक रेडियस हुआ, एटॉमिक रेडियस को ही हम लोग आयोनिक रेडियस के टर्म में समझते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम कोवैलेंट रेडियस के टर्म में समझते हैं, कोवैलेंट रेडियस। उसी को हम वंडरवाल रेडियस के टर्म में समझते हैं, वंडरवाल रेडियस के टर्म में समझते हैं। तो मैंने आपको कहा, उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि किसी भी एक एटम का एटॉमिक रेडियस एब्सोल्युटली 100% हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनफाइनाइट तक होती है। मतलब एटम का जो साइज है वो इनफाइनाइट तक होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी के बेसिस पर माने तो वहाँ कहता है कि 95% इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ तक होती है हम वहीं तक कंसीडर करते हैं। तो वो तो एक अंदाज़ा हुआ ना, एक हमने एक लिमिटेशन कर दिया ना। हम 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम उस एटॉमिक रेडियस को आयनिक रेडियस के टर्म में समझते हैं, कोवैलेंट रेडियस के टर्म में समझते हैं, या वंडरवाल रेडियस के टर्म में समझते हैं। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। आयंस का मतलब हुआ चार्ज्ड स्पेसीज, चार्ज्ड स्पेसीज। तो चार्ज स्पेसीज जो होंगे वो बनेंगे फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ समझ लीजिए कि अगर कोई एक न्यूट्रल एटम है ए, जिसको हम कह रहे हैं कि यह एक उदासीन है, न्यूट्रल एटम है ए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो। और अगर यह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं आप, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कहलाएगा अनायन और ये कहलाएगा कटायन। तो इसका रेडियस कहलाएगा कटायनिक रेडियस, इसका रेडियस कटायनिक रेडियस कहलाएगा, और अनायन का रेडियस अनायनिक रेडियस कहलाएगा। यही तो बात है, ये अनायनिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, कहने दीजिए। और इन दोनों को हम आयनिक रेडियस कहेंगे, कटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस को हम आयोनिक रेडियस का नाम दे रहे हैं, हम इसको आयोनिक रेडियस कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोई एक एटम है जिसका रेडियस कटायनिक रेडियस से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो यहाँ कहता है कि कटायंस जो होते हैं वो साइज में सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद न्यूट्रल एटम होगा, उसके बाद बड़ा होगा अनायन। ये कंसेप्ट है और इसको याद रखना है। कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि ये सोडियम है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम प्लस बन गया। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 10 ही है। यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। अब जरा समझिए कि यह न्यूक्लियस है जिस पर 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ सेल में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखेगा। लेकिन जैसे ही 11 प्रोटॉन हुआ और इसके चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं एकदम ब्रॉड मीनिंग में समझा रहा हूँ, तो प्रोटॉन प्रभावी होगा और इसको अपनी ओर खींचेगा तो साइज को छोटा कर देगा। तो कटायन का साइज हमेशा छोटा होगा अनायन के मुकाबले। लेकिन अगर कटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एक न्यूट्रल एटम के मुकाबले। अब बात करते हैं अनायन की। सपोज कीजिए कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सपोज कीजिए कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया,
तब अब प्रोटॉन की संख्या तो 11 रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे 11 प्रोटॉन, अब वो 12 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, उसको कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसके कारण इसका साइज थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और हम कहेंगे कि अनायन का साइज बड़ा होता है। तो आयन्स में सबसे बड़ा साइज होगा अनायन का, उससे छोटा होगा न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा होगा कटायन। ये हमेशा ऑर्डर याद रखना है, उसका कारण भी मैंने समझा दिया है। क्यों होता है ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक वैसे ही एक रेडियस मैंने अभी चर्चा की है, कोवैलेंट रेडियस। एक चर्चा किया है मैंने कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, तो कोवैलेंट रेडियस समझने के लिए थोड़ा सा हायर कंसेप्ट चाहिए, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं। कहता है कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two covalently bonded atoms, two covalently bonded atoms, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। तो जैसे हाइड्रोजन ही की बात कीजिए ना, तो हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन है, तो इनका हम कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा, ये कहलाएगा कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस हमेशा छोटा होता है एटॉमिक रेडियस से। कोवैलेंट रेडियस हमेशा छोटा होता है एटॉमिक रेडियस से, और मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ओवरलैपिंग जब कभी होगी, ओवरलैप कर जाना मतलब इंटरपेनेट्रेट कर जाना। सपोज कीजिए कि एक पेन ये है, एक पेन ये है, दोनों अगर एक दूसरे को टच करता तो लेंथ दोनों के सम के बराबर होता। ओवरलैप कर जाना मतलब ऐसे एक दूसरे पर इंटरपेनेट्रेट कर जाना। तो कहते हैं कि इसमें साइज थोड़ा सा एक दूसरे में इंटरपेनेट्रेट कर जाएगा, तो उसका आधा निकालिएगा तो एटॉमिक रेडियस से वो छोटा होगा। तो ये कोवैलेंट रेडियस की बात हुई। ठीक वैसे ही एक रेडियस होता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस में कहता है कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में, लेकिन वो एटम्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से बिलोंग करते हों, वो कहलाता है वंडरवाल रेडियस। दिखाता हूँ मैं आपको। कहता है कि सपोज कीजिए कि एक मॉलिक्यूल ये है कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, दूसरा कोवैलेंट मॉलिक्यूल ये है। तो इनके और इनके बीच का डिस्टेंस और इसका आधा, यहाँ से ये आधा, ये कहलाता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, और वंडरवाल रेडियस सारे रेडियाई में सबसे बड़ा होता है। तो ये मैंने आपको कहा कि डिफरेंट टाइप के रेडियाई होते हैं। अब इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तब हम आएंगे उसके पीरियोडिसिटी पे। तो पहला है सेल नंबर। सेल नंबर फॉर्मूला भी बताया था आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कि रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल, nth सेल बराबर होता है A0 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर, जिसमें n जो है वेयर n जो हुआ वो सेल नंबर हुआ। सेल नंबर आप जानते हैं, सेल नंबर 1 2 3 4 जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेल नंबर हुआ। अब हम कह सकते हैं कि कोई एक न्यूक्लियस है, एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस और एक ही सेल है, और दूसरा एटम है जिसमें न्यूक्लियस है और दो सेल्स हैं।
और तीसरा आइटम है जिसमें न्यूक्लियस है और 3 सेल्स हैं। तो सेल की संख्या बढ़ेगी तो साइज बड़ा होगा, सेल की संख्या बढ़ेगी तो साइज बड़ा होगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, यही 2 मेन फैक्टर्स है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होता है? ये न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। तो अब जरा समझिए, हम इसको डायग्राम से समझा देते हैं कि सपोज कीजिए कि यह एक एटम है और उसके बीच में ये न्यूक्लियस है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, तो खींचेगा तो साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज को छोटा करेगा, साइज सिकुड़ जाएगा, साइज सिंक कर जाएगा एटम। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे है और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन ही है जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज उतना अधिक होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा, एटॉमिक साइज घटेगा। ये बात समझ लेनी है, ये बात याद रखनी है, इसका कंसेप्ट दिमाग में रख लेना। हम इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पर ये डिसाइड कर पाएंगे कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है कि घटता है, ये हमें समझना होगा। तो आपको याद होगा कि किसी भी ग्रुप के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ग्रुप नंबर को कभी भी पीरियड से मतलब नहीं है, उसको सेल से मतलब नहीं है। ग्रुप को मतलब है केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, लेकिन सेल से मतलब किसको है? सेल से मतलब है पीरियड को। तो एक पीरियड में अगर मान लीजिए सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें सेल नंबर 2 होगा, तो सेकेंड पीरियड में जितने भी मेंबर्स होंगे सब में 2 ही सेल होंगे। तीसरे पीरियड की बात करते हैं तो सेल नंबर 3 होगा, तीसरे पीरियड में जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें सेल 3 ही होंगे। तो ये कहना है, तो मैं कह देता हूं वेरिएशन इन साइज इन पीरियड में साइज का वेरिएशन कैसे होता है? तो सपोज कीजिए हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड की हम बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में मेंबर्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये मेंबर्स हैं। अब लिथियम में पीरियड की संख्या मैं आपको बता दूं, पीरियड मतलब n का वैल्यू हो गया 2, इसमें भी 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 2 और इसमें भी 2। सब में पीरियड की संख्या तो सेम होगी, सेल की संख्या सेम होगी। और न्यूक्लियर चार्ज Z, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, इसका 10। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो अब जरा समझिए कि साइज जो है वो 2 ही, ये न्यूक्लियस है और 2 ही सेल है, इसमें 2 ही सेल्स हैं, और ये साइज, ये चार्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये साइज चार्ज बढ़ रहा है।
तो चार्ज बढ़ रहा है तो साइज को क्या करेगा, घटाएगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं किसी पीरियड में तो एटॉमिक साइज घटता है, एकदम घटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period the cell number remains constant, cell number remains constant, but the nuclear charge increases, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज और एटॉमिक साइज घटेगा। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, एकदम मानी हुई बात है, ये साबित बात है, ये प्रूवन है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा। तो अब समझ लीजिए कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा हुआ बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा है बोरॉन से, बोरॉन बड़ा है कार्बन से, कार्बन बड़ा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बड़ा है फ्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन छोटा है नियन से। यहाँ एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि ग्रुप 18 में जैसे ही जाते हैं तो साइज अचानक बढ़ जाता है। मैं यहाँ स्टार देकर लिख देता हूँ, इन ग्रुप 18 एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जैसे ही आप ग्रुप 18 में जाएंगे एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसका दो कारण हम लोग कहते हैं। पहला ये कहते हैं कि चूंकि ग्रुप 18 के जो मेंबर्स हैं वो कभी कंपाउंड बनाते नहीं, ना कोवैलेंट ना आयनिक, तो उनका जो रेडियस होता है वो वन डेर वाल रेडियस मेजर करते हैं। और मैंने अभी बताया आपको कि वन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसका साइज बड़ा होता है। समझ में आया। दूसरी बात कि ये जो इनर्ट गैस है ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, उनका आउटरमोस्ट सेल पूरा भरा होता है। उनके आउटरमोस्ट सेल में NH2NP6 ये कन्फिग्रेशन, इनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट होता है, भरा होता है। तो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि जब आप नियन में जाएंगे तो फ्लोरीन से बड़ा होता है नियन, ये हम ध्यान देना है। लेकिन जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, ये मानी हुई बात है, ये प्रूवन बात है, ये साबित हुई बात है। और जब नियन में जाएंगे ग्रुप 18 में तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और बढ़ने का कारण है वही कि चूंकि वो कोई कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनाता है, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग वन डेर वाल रेडियस मेजर करते हैं, जो रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये मैंने आपको समझाया है कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आएंगे। एक ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम ही आते हैं, तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्या होगा। वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन एटॉमिक साइज इन ग्रुप में एटॉमिक साइज में वेरिएशन कैसे होता है। तो हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। लिथियम का आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 2s1, इसका आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 3s1, इसका आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 4s1, इसका आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 5s1, इसका आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 6s1, इसका आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 7s1। सेल की संख्या, सेल नंबर, इसमें 2,
इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7। सेल नंबर बढ़ रहा है। तो चूंकि सेल नंबर टॉप टू बॉटम आने में बढ़ रहा है, इसलिए साइज बड़ा होगा। सेल नंबर increases, cell number increases from top to bottom, top to bottom, so size increases, इसलिए एटॉमिक साइज भी बड़ा होगा। चूंकि सेल नंबर बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए साइज बड़ा होगा। यह अलग बात है, जब थोड़े से आप हायर क्लास में जाएंगे और भी, तो आपको बताऊंगा कि जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सपोज कीजिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है D1, अगर डिफरेंस D1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस D2 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस D3 है, तो D1 जो है वो बड़ा होता है D2 से और बड़ा होता है D3 से। मतलब ये डिफरेंसेस जो है वो घटते जाते हैं, और उसका कारण हम लोग समझाते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है, पुअर शिल्डिंग के कारण है। लेकिन अभी आप पुअर शिल्डिंग नहीं समझ सकते हैं, मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता हूँ, अभी समझा भी नहीं पाऊँगा। तो लेकिन आपको इतना ही समझना है कि जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। अब यहाँ मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, जब आप ग्रुप 13 में आएंगे, बोरॉन से बड़ा एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम से छोटा गैलियम, एल्युमिनियम से छोटा होता है गैलियम। यहाँ एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा हमेशा कि गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है। उसका कारण हम लोग वही बताते हैं फिर से, पुअर शिल्डिंग, और पुअर शिल्डिंग के कारण एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद जनरल ट्रेंड है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बड़ा होगा। लेकिन यहाँ गैलियम में एक ब्रेक है, एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा। ये हमेशा याद रखना है। अब यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का कहने का अर्थ है कि वैसे स्पेसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब होता है स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं नियन, तो नियन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 10। Na+ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 10। O2- इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हुए। इनके लिए ओनली न्यूक्लियर चार्ज इज द डिसाइडिंग फैक्टर, केवल न्यूक्लियर चार्ज ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे यहाँ अगर आप Z की बात करेंगे तो ये 10, ये 11 और ये 8, तो सबसे बड़ा साइज होगा इसका, जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा। तो हम कहेंगे O2- इज बिगर देन Ne विच इज बिगर देन Na+, ये हमें कहना है। तो न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करता है अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हुआ तो एटॉमिक साइज पर मैंने बहुत ही गहरा, बहुत ही लंबा लेक्चर दिया, लगभग 30-35 मिनट का ये लेक्चर हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इसके बाद की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज केवल और केवल एटॉमिक साइज पे ही निर्भर करेगी, क्यों? यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा सबके लिए। इसलिए मैंने इसको इतना तरजीह दिया है, और इसको आप भी उतने ही तरजीह दें, और इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, सीखें। और अगर कोई डाउट होता है, कुछ लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। लाइक बहुत ही कम आता है, आप देखते हैं व्यूज़ है 200, 250, 300, लेकिन लाइक जो है वो 30-40 होता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक देना ना भूलें। और अगर आप मेरे नए
व्यूअर हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो वहाँ मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिस पर बहुत सारे कंसेप्ट्स आधारित हैं, उस पर बात करूंगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में कैसे वेरी करता है, पीरियड में कैसे वेरी करता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।